हमारा टॉपिक है अदर मॉडिफायर्स में अब सिंक्रोनाइज्ड मॉडिफायर्स। सिंक्रोनाइज्ड मॉडिफायर्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेथड्स में यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये क्लास या वेरिएबल्स के साथ इनका यूजेज कोई भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से सिंक्रोनाइज्ड मॉडिफायर्स जो हैं वो प्रोग्राम के अंदर मेथड्स में यूज़ हो सकते हैं। जावा का एक बेसिक प्रोग्राम जो है ये मल्टी थ्रेडेड होता है, यानी इसमें मिनिमम 2 थ्रेड्स तो होते ही हैं, लेकिन इससे ज़्यादा थ्रेड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल threads can be executing in a Java program that they might try to execute several methods on the same object simultaneously. तो मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में बेसिकली होता ही है कि एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल मेथड्स कॉल हो सकते हैं। एक थ्रेड एक मेथड कॉल कर रहा है और दूसरा थ्रेड दूसरा मेथड कॉल कर रहा है, और ये दोनों एग्जीक्यूशंस पैरेलल हो सकते हैं। तो ये बेसिकली मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट इसलिए क्रिएट की जाती है बाज़ दफ़ा कि आप अपने प्रोग्राम को स्पीड अप करना चाहते हैं, आप प्रोसेसिंग को फास्ट करना चाहते हैं। आपके पास सर्वर लेवल पे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं कि आप चाहते हैं कि वो सारे के सारे यूटिलाइज हों और आपकी एप्लीकेशन फास्ट प्रोसेसिंग करे और यूज़र को एक बेहतर एक्सपीरियंस देना, या अपने क्लाइंट को एक बेहतर एक्सपीरियंस देना। तो मल्टी थ्रेडिंग जो है जनरली हम इसलिए कर रहे होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हर कॉन्सेप्ट जो है उसके कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स भी हैं। तो यहाँ पर एक इशू अकर होता है, मैं एग्जांपल से वाज़ेह करता हूँ ये इशू, कि फॉर इंस्टेंस एक लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है, और उसमें एक डाटा वैल्यू पड़ी हुई है 20, और 3 डिफरेंट यूज़र जो हैं साइमल्टेनियसली पैरेलल उस वैल्यू को रीड कर रहे हैं। तो सबको 20 मिलेगा, उसमें से ज़ाहिर है उसमें 20 पड़ा हुआ है, सब रीड करेंगे 20। ए यूज़र जो है, फर्स्ट यूज़र जो है, वो उसमें +10 करता है, बी यूज़र जो है -10 करता है, और सी यूज़र जो है मल्टीप्लाई बाय 2 करता है। जब ये पैरेलल रीड आउट कर रहे हैं तो ये ऑपरेशंस भी पैरेलल कर रहे हैं, जिसकी वजह से होगा ये कि पहले ने +10 किया तो एक्चुअली वो रखने जा रहा है उधर 30, जबकि दूसरे ने -10 किया तो वो एक्चुअली रखने जा रहा है वहाँ पर 10, और तीसरे ने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो वो एक्चुअली रखने जा रहा है वहाँ 40। अब पैरेलल जब ये काम हो रहा है तो इनमें से जिस भी यूज़र की लास्ट वैल्यू अपडेट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जिससे इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी डाटा के अंदर। पहले यूज़र ने एक ऑपरेशन किया था, दूसरे ने दूसरा किया था, तीसरे ने तीसरा किया था, और हमने इन तीनों चीज़ों को पैरेलल कैटर किया, तो एक डाटा वैल्यू जो है वो बिल्कुल यानी इनकंसिस्टेंट हो गई, जबकि हमने 3 डिफरेंट ऑपरेशंस किए थे। अगर हम इसको सीक्वेंस में करते तो होता क्या, कि पहले यूज़र ने 10 ऐड किया था तो 20 + 10 का मतलब कि वहाँ 30 आ गया। अब दूसरा यूज़र आता अगर सीक्वेंस में क्यू में, तो उसे वैल्यू मिलती 30, और वो उसमें से -10 करता तो एक्चुअली वहाँ पर 20 हो जाती। और तीसरा यूज़र जब आता रीड करने तो वहाँ 20 होता, और मल्टीप्लाई बाय 2 करता तो 40 वहाँ पड़ा होता। तो एक्चुअली इस मेमोरी में 40 आना चाहिए था, लेकिन पैरेलल एग्जीक्यूशन की वजह से देयर इज़ अ चांस कि वहाँ 10 आ सकता है, देयर इज़ अ चांस वहाँ पे 30 आ सकता है, और देयर इज़ अ चांस कि वहाँ 40 आ सकता है। अगर 40 आ जाए तो बाय लक ये डाटा ठीक है, लेकिन अगर बाकी दो कोई डाटा वैल्यू आ गई तो इसका मतलब डाटा इनकंसिस्टेंट है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स में हमें लक और यानी हमें अपनी चीज़ों में कॉन्फिडेंस देना है, हमें यूज़र को एक कॉन्फिडेंस देना है कि वो बाय चांस चीज़ें ठीक नहीं हो रही एक्चुअली, उसमें 100% हमें श्योरिटी देनी होती है कि हमेशा डाटा ठीक होगा। अगर इसी प्रॉब्लम को, जो मैंने इशू आपको बताया, इसको आप जॉइंट अकाउंट की सिचुएशन में ले जाएँ कि एक बैंकिंग सिस्टम में जॉइंट अकाउंट है और वहाँ पर ये जॉइंट अकाउंट में इस तरह से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और बैंक के अंदर डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाए। आपके अकाउंट में फॉर इंस्टेंस 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है और अगले दिन वो 10 लाख हो जाता है, या वो 1 लाख भी नहीं रहता, ज़ीरो हो जाता है। तो दोनों केसेस जो है बैंक के लिए भी और एक क्लाइंटेज के लिए भी बड़े अनएक्सेप्टेबल हैं। तो इसलिए हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इन चीज़ों को
केटर करना होता है कि ये इनकंसिस्टेंसीज ना आए। तो इस सिचुएशन के लिए हम सिंक्रोनाइज्ड, जब हम मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमें सिंक्रोनाइज कीवर्ड का या मॉडिफायर का सहारा लेना होता है। तो if it is desired that only one thread at a time can execute a method in that object, then method should be declared synchronized। तो एक मेथड है जिसके अंदर आपने प्रोसेस कर रहे हैं कोई भी, आप चाहते हैं कि ये मेथड जो है ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो। मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट है जहां पर पैरेलल एग्जीक्यूशन हो सकती है, लेकिन वहां आप चाह रहे हैं कि ये काम पैरेलल ना हो, ये काम सीक्वेंस में हो। तो उस मेथड के साथ आप सिंक्रोनाइज्ड एक मॉडिफायर ऐड कर देते हैं, सिंक्रोनाइज पब्लिक वॉइड डाटा फॉर इंस्टेंस, ये आपका हेडर है। देयर एग्जीक्यूशन इज देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एमंग ऑल थ्रेड्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि जब एक थ्रेड उसे एक्सेस कर रहा होगा तो बाकी सारे थ्रेड वेटिंग में चले जाएंगे, और जब पहला थ्रेड उसे एग्जीक्यूट कर देगा तो बाकियों को नोटिफाई करवाएगा कि मैं आई एम डन, अब आपको जिसको भी एग्जीक्यूट करना है अब आप इसे एग्जीक्यूट कर लो। तो वो उस क्यू में से नेक्स्ट अवेलेबल थ्रेड जो है उसको प्रोसेस करेगा और फिर वो इसी तरह से नोटिफाई कराएगा टू द रेस्ट, और ये एक प्रोसेस बन जाएगा। उसके बाद एट एनी गिवन टाइम एट द मोस्ट वन थ्रेड कैन बी executing a synchronized method on an object. This discussion also applies to static synchronized method of a class। तो ये static के साथ भी यही सेम केस होता है। तो यहाँ पर हम एक डेमो देखते हैं जिसमें हम देख सकेंगे कि किस तरह से आप स्टैटिक कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, सॉरी सिंक्रोनाइज कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं एक अपने प्रोग्राम में। सिंक्रोनाइज के हवाले से ये क्लास हम देख रहे हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप की एक हमने अरे बनाई है स्टैक अरे, और ये एक वेरिएबल हमने बनाया टॉप ऑफ स्टैक जो कि स्टैक के टॉप को रेफर कर रहा है। आप देख सकते हैं कि सिंक्रोनाइज्ड हमने लगाया है एक फंक्शन पे पुश पे, जिसमें हम एक एलिमेंट पुश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट टाइप का, और वो स्टैक अरे में पुश होगा, यानी टॉप ऑफ द स्टैक पुश हो जाएगा। इसी तरह से हम पॉप का फंक्शन लगा रहे हैं जिसकी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, और ये भी सिंक्रोनाइज है। और जब भी हम पॉप रिक्वेस्ट करेंगे तो स्टैक अरे में से टॉप में से एक एलिमेंट बेसिकली ऑब्जेक्ट में रखवा दिया जाएगा, और टॉप ऑफ स्टैक जो है उसे नल कर दिया जाएगा, और टॉप ऑफ स्टैक को एक डिक्रीमेंट, यानी आपने जब भी स्टैक से डाटा वापस लेना है तो स्टैक का साइज रिड्यूस होगा, और ये बेसिकली ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया। और ये पीक जो है ये बेसिकली आपके टॉप ऑफ स्टैक एलिमेंट को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज लगाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि डाटा रखवाना और डाटा रिट्रीव करवाना ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप मल्टी थ्रेडेड वे में नहीं करना चाह रहे। अगर कोई पीक देखना चाह रहा है दैट इज़ ओके, पीक देख ले, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट पुश करवा रहे हैं स्टैक में या पॉप करवा रहे हैं तो बोथ केसेस में इन्हें सिंक्रोनाइज होना चाहिए। सिंक्रोनाइज का मतलब ये कि मल्टीपल थ्रेड्स आ रहे हैं जो इन फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, तो उन सब को क्यू अप होना चाहिए, उन सब को लाइन में आना चाहिए, ताकि अगर कोई पुश कर रहा है तो डाटा उस सीक्वेंस में आपकी स्टैक में बिल्ड हो जिस सीक्वेंस में यूज़र भेजना चाह रहा है, और अगर कोई पॉप कर रहा है तो उसी सीक्वेंस में पॉप हो, वही डिजायर्ड एलिमेंट पॉप हो जो बन रहा है। लेकिन अगर ये पैरेलल एग्जीक्यूशन होगी तो सीक्वेंस आपकी स्टैक का बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। एक थ्रेड पुश कर जाएगा, दूसरा थ्रेड पॉप कर जाएगा, जो डिजायर्ड डाटा आपने भेजा था हो सकता है दूसरे जो थ्रेड है उसको वो एलिमेंट ना मिले जिसे वो पॉप करने हैं, बल्कि जो अभी आपने भेजा है डाटा वही पॉप हो जाए। तो इससे आपकी पूरी स्टैक इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनाइज लगाना। तो दोनों फंक्शंस पे पुश एंड पॉप पे सिंक्रोनाइज लगाया ताकि जावा की मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट जो है यहाँ पर इसको डिस्टर्ब ना करे। तो होपफुली आपको इस हवाले से ये अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट बाय नेचर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है जहाँ पर हमें मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट को अवॉइड करना होता है। तो सिंक्रोनाइज कीवर्ड जो है ये हमें बड़ा अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को प्रोवाइड कर रहा है।